देखिए 10वीं यूनिट जो है मध्य प्रदेश की जनजातियों को पूर्णतः समर्पित है। इसका कतई मतलब नहीं है कि बाहर की जनजातियों के बारे में थोड़ा बड़ा ना पूछ सकते, लेकिन वो बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है ना, नीलगिरी टोडा। जैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की कौन सी जनजाति जो है मात्र सत्तात्मक है, बताएं। नॉर्थ ईस्ट खासी है ना, खासी गारो है ना, ये हाँ नहीं, जयंतिया मात्र सत्तात्मक नहीं है। खासी और गारो, जिसमें खासी जो है ज्यादा फेमस है ना। अब इस तरीके के बहुत नोन प्रश्न हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे भारत की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? हाँ, थारू है ना। जैसे मध्य प्रदेश की कोरकू जो है होली को शोक पर्व बनाती। तो बाहर के भी ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमें पीएचडी करना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में बहुत डीप जाना है। देखिए इसका टाइटल दिया गया है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। ये जनजातियों की कल्चर पर भी हमें जाना है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं ढेरों है। नई तो है ही, लेकिन पुरानी भी हैं, तो उनको भी हमें तैयार करना है। जैसे 1997 में शंखनाद योजना चालू की गई, आज भी परीक्षा में उसको पूछा जा रहा है। तो नई तो करना ही है, पुरानी भी करना है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। क्योंकि जनजातियां जो है वो संस्कृति के मामले में बहुत समृद्ध हैं, और उससे जो है काफी कठिन प्रश्न भी बनते हैं। देखिए कोई व्यक्ति जनजाति समुदाय का हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सब पता है। परीक्षा में प्रश्न करना और किसी जनजाति समुदाय का होना, ये दोनों पृथक पृथक बातचीत है ना। जैसे मान लीजिए आप भील समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी बातें पता हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो पूछा जाना है वो चीजें पूछी जानी है जो अध्ययन किया गया है। जैसे 1958 में मिस्टर टीबी नायक ने भील पर अध्ययन किया। अब उस किताब बेस है। जैसे मिस्टर बेरियर एल्विन है, उन्होंने जो है बैगा पर स्टडी किया, तो वो स्टडी 1938 का है, लेकिन बेस है वो। और उसी को बेस बनाकर फिर दूसरे लोगों ने जो है चीजें आगे बढ़ाई, और वही आज चल रहा है ना। जैसे मैंने कहा था कभी कि मैंने कभी पूछा कि भाई झाबुआ में भी बस स्टैंड है क्या, तो मेरी ये जो संकल्पना बनी थी तो ये पढ़कर बनी थी कि मैंने भाई पढ़ा तो मुझे लगा कि जनजातियां तो ऐसे रहती हैं और वो तो बहुत अविकसित क्षेत्र होगा, ऐसा होगा। अब हम वर्तमान में उन चीजों की संकल्पना तो नहीं कर सकते। तो उसमें जो भगोरिया दिया है, आज जब भगोरिया हम देखने जाते हैं है ना, क्योंकि होली से 7 दिन पहले भगोरिया चालू होता है, अभी होने वाला है। तो मुझे लगता है शायद 28 या 24 को होली होगी, 24 को होली है, यानी 17 पहला भगोरिया होगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 17 पहला होगा। जनजातीय क्षेत्रों में जहां जहां जिस दिन हाट होता है, तो उस दिन वो सब भगोरिया हाट हो जाएगा, है ना, झाबुआ में, अलीराजपुर में, दैट्स सो। और वो एक कल्चरल इश्यूज के रूप में हमारी दिखाई पड़ेगा। देखिए वर्तमान में तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो बदल गई हैं, लेकिन अगर हम टीबी नायक की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस समय का वर्णन किया गया होगा।
तो इसलिए भी एक डिफरेंस है। बट जो स्टैंडर्ड स्टडीज है एग्जाम के लिए हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, लिटरेचर को भी पूछा जाना है, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। देखिए, यह पूरा टॉपिक जो है हमारी 10th यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको हमें जो है पढ़ना है और अप टू एग्जामिनेशन तक ही इसको पढ़ते रहना है। इसीलिए मैंने इसकी एक स्पेशल लेक्चर ही जो है बना दिया, ठीक है ना, कि टू कंटिन्यू अपन पढ़ते चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि चीजें जो है बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो देखिए, जनजातियों का हम एक इंट्रोडक्शन देख लें कि जनजातीय मध्य प्रदेश में कहां कहां जो है बेसिक रूप से जो है निवास करती हैं, उनका क्षेत्र वितरण क्या है। तो जनजातियां बेसिकली उनको कहा जाता है जो समाज की मुख्य विकास धारा से दूर चले गए, है ना। मिस्टर DM मजूमदार ने उसको डिफाइन किया है कि जनजातियां कौन। तो कहा गया है कि जनजातीय वह समुदाय है जो एक तो विकास की धारा से पिछड़ गया है। पिछड़ने का बेसिक कारण क्या है? तो उसका जंगलों में निवास करना है, उसका दूर जहां कोई पहुंच नहीं सकता है वहां निवास करना है। ऐसे क्षेत्र नदी घाटी वाले ही मुख्य रूप से क्षेत्र होते हैं। और मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों की जहां सुगमता है, जहां नदी घाटी वगैरह पहाड़ी वगैरह पाई जाती हैं, तो वहां जाके जो है इस तरीके की जो है जनजातियां हमें निवास करती हुई दिखाई पड़ती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश का आपका मैप है, और इस मैप को जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि नर्मदा, है ना, नर्मदा नदी जो कि आपको जो है दक्षिण की तरफ जो है दिखाई पड़ती है। चूंकि नर्मदा की जो लोकेशन है, तो नर्मदा के उत्तर विंध्याचल है, और नर्मदा के दक्षिण जैसे ही आप नर्मदा क्रॉस कर देते तो आपको जो है सतपुड़ा मिलता है। सतपुड़ा भी आपका यहां से लेकर अप टू यहां तक पूरा विस्तृत दिखाई पड़ता है, और आगे जो है मैकल के रूप में छत्तीसगढ़ चला जाता है। विंध्याचल क्योंकि बहुत पुराना पर्वत है, तो कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं घिस गया है, कहीं मिट भी गया है, और वह उत्तर की तरफ ऐसे ऐसे घूमते हुए जो है ऐसे ऐसे घूमते हुए इस तरीके से और राजस्थान जाता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि बीच बीच में जो है कट पड़ गया है, तो इसलिए कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं बहुत नीचा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नदी घाटी पहाड़ी क्षेत्र है, तो वह मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है। साथ में पूर्वी एरिया भी है, क्योंकि यहीं पर जो है सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों का मिलन होता है। तो ये क्षेत्र जो है बहुत जनजातीय सघन एरिया के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, इसमें झाबुआ है, रतलाम है, जिसमें इंदौर है, धार है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, देवास है, खंडवा है, हरदा है, बुरहानपुर है, बैतूल है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है, सिवनी, मंडला, बालाघाट, और यहां आप देखेंगे तो अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना। तो ये एरिया आपका जो है जनजातीय लोगों से भरा हुआ एरिया है ना। ये पूरी जो पट्टी है, यहां से जब अपन चलते हैं तो यहां से लेकर अप टू यहां तक, देखिए मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में जनजातीय नहीं है ना, जनजाति नहीं है। अब ये बात जो है आंशिक सच आपको दिखाई पड़ेगी, है ना, कि बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं, भोपाल में भी हैं, उज्जैन में भी हैं, और मैं कह रहा हूं जहां जनजातियां नहीं है। कि ये कैसे सच है? देखिए, सरकार के जो मानने का जो तरीका है,
तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है तो वो अलग टाइप का है। जैसे किसी को भील कब माना जाएगा, अगर आपको जो है जातीय सर्टिफिकेट बनाना है, तो अगर आप ये कहेंगे कि सर मैं तो इंदौर में निवास करता हूं और मेरा जो है ट्राइब भील का जो है सर्टिफिकेट बना दो, तो कोई एसडीएम नहीं बनाएगा, और अगर बना देगा तो नौकरी भी गंवा देगा। वो आपसे ये कहेगा कि आप जो है पीढ़ी के कागज लाओ और अपने आप को ये शो करो कि आपकी कोई पीढ़ी जो है झाबुआ में निवास करती थी, है ना, चूंकि वहां पर जो गजट नोटिफिकेशन है, तो वही भील माना जाएगा जो झाबुआ में निवास करता हो, जो खरगोन में निवास करता हो, जो जिले आइडेंटिफाई किए गए हैं। भाई आप वो इंदौर में निवास करते चलेगा, आपके फादर कहाँ करते थे, आपके फोर फादर कहाँ करते थे, अगर वो लिंक बैठ गई और आप झाबुआ चले गए, तब तो आपका जो है भील जनजाति का सर्टिफिकेट बनेगा। और यही कारण है कि जनजाति पर्टिकुलर स्थानिक रूप से मानी गई है। डीएम मजूमदार ने जहां एक डेफिनेशन में ये कहा कि वे लोग जो सुदूर विकास की धारा में चले गए, दूसरी बात यह भी कहा गया है कि उनका एक स्थानिक जुड़ाव होता है, वह स्थान विशेष से जुड़े हुए लोग होते हैं, और उस स्थान में जितने भी लोग होते हैं तो उनमें हम की भावना पाई जाती है ना, हम मतलब वी आर, और एक समुदाय एक कम्युनिटी का जो है रूप धारण करते हैं, और उनकी एक विशिष्ट बोली होती है, उनके विशिष्ट संबंध होते हैं, उनका विशिष्ट व्यवहार होता है, खान पान होता है, उनकी अपनी खुद की एक संस्कृति होती है, यानी वो एक पृथक वर्ग बनाती है और वही जो है उनकी एक पहचान हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि भील तो भीली संस्कृति, उनको किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में जो है पूर्ण एक समुदाय का रूप जो है धारण करते हैं। और समय के साथ हालांकि वो लोग भी जो है संक्रमित हुए हैं और हिंदुओं के संस्कृति को उन्होंने अडॉप्ट किया है, ईसाइयों की संस्कृति को भी अडॉप्ट किया है, मुस्लिम संस्कृति को भी जो उन्होंने स्वीकार किया है, और इस तरीके से वर्तमान में जो है उसकी संस्कृति में भी जो है हमें आत्मसातीकरण का जो है ना गुण दिखाई पड़ता है, और वो जो है ट्रांजिटिव पीरियड में से गुजर रही है। तो देखिए आती है तो सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर जनजाति गोंड है ना, और नई जनगणना जब होगी तो उसमें देश की जनजातीय जनसंख्या भी सबसे बड़ी भील हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए ऑथेंटिक जो है वो फर्स्ट भील मध्य प्रदेश के संदर्भ में और देश के संदर्भ में गोंड, और सेकंड नंबर पर भील हो जाती है ना। इस फैक्ट को हमें याद रखना है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कि किसी किताब में ये भी लिखा मिल गया मुझे तो कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जो है, सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर जनजाति भील है, डाटा 2022 मान्य ही नहीं है। भाई सेंसस से ही मान्य होता है 2011 का, और 2011 के बाद जो नया जनगणना ही नहीं हुआ, तो 2022-21 का जो है देना बात करना फालतू की बकवास है, ठीक है ना। तो इस तरीके के थोड़े से डाटा पर भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है तो ये बेसिकली एक तरफ राजस्थान से जुड़ा हुआ है, एक तरफ गुजरात से जुड़ा हुआ है, एक तरफ नीचे जो है ये आपका महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक ही मुख्य जनजाति हमें दिखाई पड़ती है, और वो है भील, है ना, क्योंकि यहां पर भील के अलावा कोई कुछ नहीं है। हाँ, उसकी उपजातियां हैं कि जैसे भिलाला है ना, जैसे पटलिया है, तो राठिया है, तो ये उसकी उपजातियां है। लेकिन मूल की अगर हम बात करें तो वो भील है, और चूंकि इनकी जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है, प्रमुखता से पाई जाती है, तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमांचल को भीलांचल भी कह दिया जाता है ना, भीलों के निवास के रूप में
इसको जो है हम भीलांचल भी कह देते हैं। देखिए जो भील है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, आसपास लगे हुए हैं उन राज्यों में भी पाए जाएंगे। ये भीलों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि झाबुआ तो बोले झाबुआ में ही रहना। तो काम काज इधर उधर भी भागते नजर आएंगे। राजस्थान में भी उनकी जनसंख्या काफी है, उनकी जनसंख्या गुजरात में भी काफी है, उनकी जनसंख्या महाराष्ट्र में है लेकिन कम है। तो इस तरीके से भारत के संदर्भ में अगर हम कहें तो भील किन किन राज्यों में पाए जाएंगे, तो जवाब होगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। ठीक है। अब प्रश्न है कि इन 4 राज्यों का हमने नाम लिया, तो इनमें सबसे ज्यादा किस राज्य में भील पाई जाती है? मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर राजस्थान, थर्ड नंबर गुजरात, और सबसे कम महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है ना। अब इस तरीके का क्रम जमा के भी दे दे तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहां आते हैं, सतपुड़ा के नीचे आ जाते हैं, बैतूल आ जाते हैं। खंडवा और बैतूल ये वो एरिया है जहां पर जो है कोरकू जनजाति का निवास पाया जाता है। ठीक है ना। कोरकू जनजाति यहां जो है निवास करती हुई हमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, मंडला है। देखिए ये वाला जो बेल्ट है आपका, तो यहां बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी वैरायटी है ना, भिन्न भिन्न किस्म की जनजातियां सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है, बात क्लियर हो रही है, और वो भीलों के रूप में है। लेकिन मध्य प्रदेश के वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक वैरायटी में, भिन्नता में जनजातियां पाई जाती हैं, तो वह मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि छिंदवाड़ा में एक गड्ढा जिसका हवाई सर्वे करें तो वह घोड़े की नाल के आकार का दिखाई पड़ता है ना। घोड़े की नाल देखिए ना, ऐसी होती है यू आकार की। ऐसा एक गड्ढा है और उस गड्ढे के नीचे है ना, वो सतह से लगभग 3000 फीट नीचे है पाताल कोट, है ना, और खड़ा उतरना पड़ता है। तो हालांकि रोड भी बन गई, वहां जाना ही जो है एक अपने आप में रोमांच है, क्योंकि मैं खुद उतरा हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा सर मत उतरो मत उतरो। एक तो कहने लगे कि अभी 5-7 दिन पहले कोई आए थे और वो नहीं माने तो उतरने लग गए, तो हार्ट फेल हो गया। मेरे साथ के 4-5 लोग थे, डर गए, उन्होंने कहा हम तो नहीं उतरेंगे। मैंने कहा मैं तो उतरूंगा यार, अब अगर मृत्यु यही लिखी है तो हो जाना चाहिए फिर तो, और जाके जो है भारियाओं से मिलके ही आऊंगा। कहा जाता है कि चूंकि मैंने पढ़ा, अब ऐसा कुछ नहीं है कि भारियाओं के बाद मिलने जाओ तो भागते हैं आदमी देखकर, है ना, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लगा। नीचे गया, उनकी झोपड़ी में गया, बैठा, पानी पिलाया, बातचीत हुई, 1 घंटे बैठा रहा, और वो जंगल में अंदर क्या करूं, वापस जो है ऊपर आया। तो यहां आपको भारियां मिलती है। फिर आगे आप जब जाएंगे जबलपुर मंडला, तो यहाँ आपको गोंड मिल जाएंगे, है ना। देखिए अब यहाँ एक डाटा बदल गया है। वैसे तो गोंड शब्द जो इस्तेमाल होता है, तो कोई व्यक्ति को गोंड आप तभी मानेंगे जब वो मंडला में मिलेगा, है ना, मंडला में मिलना चाहिए उसको। लेकिन वर्तमान में अगर हम कहें तो गोंडों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा, जैसे धार है, धार में जो है भीलों की संख्या सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर अगर हम कहें तो धार है, जबकि प्रतिशत के आधार पर अगर भीलों की हम बात करें तो अलीराजपुर है ना, लगभग 89% के आसपास। उसी तरीके से गोंडों की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा है, लेकिन गोंडों का मूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडला है। इसलिए मंडला गोंड ये शब्द हमेशा चलता है। अब मंडला कटकर जो है आगे डिंडोरी हो गया। देखिए गोंड यहां भी है,
लेकिन डिंडोरी की जो वर्तमान में जो पहचान है वो बैगा के लिए। क्यों? क्योंकि बैगा जिस जमीन में रहते हैं, है ना, कोई बड़ा एरिया होता है उसको हम चक कहते हैं, जिसे कहते हैं ना छोटा एरिया प्लॉट, बड़ा एरिया खेत, तो उसी तरीके से चक शब्द भी होता है, उसी से चकबंदी बनी है। तो जहां बैगा रहते हैं उसको बैगा चक कहा जाता है। बैगा चक कहाँ है? तो डिंडोरी में है। क्योंकि फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि बैगा चक कहाँ है, डिंडोरी में है, मंडला में है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, वह डिंडोरी में पाया जाता है ना। अब बताने की जरूरत ही नहीं है कि बैगा जो है मूल रूप से उसी चक में रहते रहेंगे। फिर अब वहां से इधर उधर जाते हुए जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में आपको जो है मिल जाएंगी, है ना। इसी क्षेत्र में परधान भी मिलेंगे, अगरिया भी मिलेंगे, क्योंकि ये सब गुणों से ही जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ कई प्रकार की वैरायटी मिली या नहीं मिली, जबकि पश्चिमांचल में जो है हम भील को छोड़कर कुछ दूसरा बताने की स्थिति में नहीं है। बताने की स्थिति में इसलिए नहीं क्योंकि कोई दूसरा पाया ही नहीं जाता। क्या झूठ मूठ बता दें क्या दूसरा नाम? यहाँ बहुत सारे हैं। आगे चलेंगे रीवा, तो यहाँ पर कोल, है ना, क्योंकि रीवा में एक गांव पड़ता रहा होगा, वो है कुराली एंड फरिंदा। और कोलों के बारे में कहा गया है कि कोल जो है मूल रूप से रीवा के कुराली और फरिंदा के निवासी थे, इसलिए जो है इनके लिए जो है ये आधार दिया गया है कि उनका जब आइडेंटिफाई किया जाए तो ये देखा जाए कि वो रीवा के कुराली और फरिंदा से कनेक्टेड है या नहीं, तो तभी जो है उनको कोल माना जाए। और इस तरीके से सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, इस बेल्ट में जो है वो लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। साथ में इसी क्षेत्र में जैसे कटनी है, सीधी है, पन्ना है, दमोह है, छतरपुर है, तो यहां पर जो है एक पनिका जनजाति भी पाई जाती है। हालांकि उनकी जनसंख्या ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में ही उनको आइडेंटिफाई किया गया है, टीकमगढ़ भी है उसके अंतर्गत। तो इस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है कि इस बेल्ट में जो है कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर में, तो देखिए उत्तर में वो हालात नहीं है कि कोई जनजाति यहां अपने को मिले, है ना, मिलना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। लेकिन जब हम वस्तुस्थिति में जाते हैं तो सहरिया मिल जाते हैं। अभी हमने कहा भाई मिलना ही नहीं चाहिए, तो तुम क्यों मिल गए? तो उसकी पड़ताल की गई तो पता चला ये मध्य प्रदेश के है ही नहीं, है ना। और वो विश्वास हमारा एकदम सही है कि नहीं मिलना चाहिए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के, ये पास में राजस्थान के लोग थे, ये रोजी रोटी के चक्कर में मध्य प्रदेश आए, और आज नहीं, पुराने जमाने में आए। और आदमी का जब भी पुनर्वास होगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या हो जाएगी? उसके पास खेत नहीं होंगे, है ना, उसके पास खेती नहीं होती। और खेती तभी होगी जब वो बहुत संपन्नता की स्थिति में हो, है ना। भाई कोई आदमी है जो उत्तर प्रदेश से इंदौर आ जाए तो सबसे पहले उसका क्या छूटेगा? जमीन। और वो इंदौर में आते से ही तो नहीं खरीद पाएगा जब तक कि वो बाहुबली ना बन जाए, है ना। और बाहुबली बन जाए तो फिर उसके बाद ही जो है वो जमीनें खरीद सकता है, और अगर नहीं बनेगा तो हमेशा जो है वो भूमिहीन बना रहेगा। तो जनजातियों के बारे में हम देखते हैं ये तो कृषि प्रधान होती है। क्यों? क्योंकि जनजाति वह लोग हैं जिनको सभी मानव शास्त्रियों ने मूल व्यक्ति माना है, और ये मूल लोग हैं। और यही कारण है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्हीं का अध्ययन करती है, कि वहां से हम देखें ना कि संस्कृति का विकास कैसे हुआ है। और दूसरी बात यह है, ये प्रकृति पूजक है, प्रकृति की आराधना करते हैं, प्रकृति पर ही इनका पूरा जीवन निर्भर है, चाहे वो वन उत्पादों पर हो, चाहे जंगल से संबंधित तालाब हो,
वहां मछली मारने का काम हो, या जंगलों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके शिकारों करने का मामला हो, या वहां पर पैदा होने वाली फसलें हों। क्योंकि विकास से अगर हम देखें तो सबसे पहले कहा जाता है कि खेती कैसे आई, तो कोई गलती से कोई बीज गिर गया होगा, है ना। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में इस तरीके की कहानियां होती है, और वही कहानियां जो है जनजातियों के संदर्भ में भी होती है। क्योंकि वो कहानियां सच हैं या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन वो सुनने में पढ़ने में मजा आता है। साथ में उन लोगों का उस पर भरोसा भी बहुत है, पूरा कॉन्फिडेंस है। तो इस वजह से इन कहानियों को हमने क्या नाम दे दिया, ये मिथक है, ये मिथ है। और इन मिथकों के अंदर ही हम सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जनजाति के साथ मिथक भी जुड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि जनजातियों के बीच से ही जो है कोई महिला कहीं जा रही होगी, किसी वन उत्पाद से जो है कोई चीज गिरी होगी तो पेड़ उगा होगा, फिर उससे कई सारे बीज बने होंगे। फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में आया कि अरे ये तो अच्छा है यार, बीज डालो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। और फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का शुभारंभ हुआ होगा। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम झूम भी कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह नाम हमारे मध्य प्रदेश में नहीं कहा जाता है ना। तो ये झूम भारत में कहां कहा जाता है, या ये भारत में ही नहीं कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां इसको जो है झूम कहती हैं, मध्य प्रदेश की नहीं। मध्य प्रदेश में ये बेवार कहलाती है, मध्य प्रदेश में यह डाहिया कृषि कहलाती है, मध्य प्रदेश में यह चिमाता कहलाती है। सब लिखा देंगे, है ना। थोड़ा भी अपन बेस बना रहे हैं, चीजें सब लिखा देंगे, लिखा हुआ नोट्स भी दे देंगे। अब उसके बाद अगर नहीं पढ़ो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। कि आप कोई कहे कि सर आज के बैठ के सुनाओ घर में, तो क्षमा करो। तो बात समझ में आ रही है। तो खेती तो भाई जनजातीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, शहरियों के पास नहीं। और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम यहाँ के हो ही नहीं सकते, होते तो जमीन तुम्हारी होती नहीं है, तुम कहीं बाहर के हो। पता किया गया राजस्थान से चले आए, और चूंकि इतना समृद्ध कभी हुए नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई जमीन खरीद ले। सहरिया से पूछा गया कि तुम्हारा मतलब क्या होता है, उनने कहा शेर के साथ रहने वाला। उनकी हरकतें चूहे से डरने वाला, है ना। नाम के ठीक विपरीत है, आलसी महा है, एक एक महीने तक नहाती नहीं है, इसलिए बीमारियां भी बहुत है, इसलिए गरीबी भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है ना। और इस तरीके से हमारे उत्तर में शिवपुरी ग्वालियर में एक जनजाति पाई जाती है जो आयाती थे राजस्थान से, और वह है सहरिया। उसकी भी संस्कृति है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अब मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार अगर हम चलें तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि कुल जनजातियों की संख्या, चूंकि संविधान के आर्टिकल 366 क्लास 25 में जनजातियों को परिभाषित किया गया है। अब परिभाषा भी कितनी मजेदार है कि उनको अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा जो संविधान के 342 के अंतर्गत लिस्टेड है, और ये लिस्टिंग करने का काम संविधान बनाते लागू करते समय राष्ट्रपति का था। अब इसको मेंटेन करने का काम जो है विधान पार्लियामेंट का है। तो इस लिस्ट को अगर हम उठा के देखें, आर्टिकल 342 के अंतर्गत जारी की गई जो लिस्ट है, और उस लिस्ट में जो जनजातियां नाम पा गई, स्थान पा गई, तो वही जनजातियां क्या कहलाती हैं? एसटी, शेड्यूल्ड। क्योंकि इसमें एक शेड्यूल जारी होती है, इस शेड्यूल में ये टी जुड़ गया तो ये हो गई एसटी, और जो नहीं जुड़ पाई वो सिर्फ टी है। और चूंकि अगर टी है तो इनको कोई संवैधानिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। संवैधानिक फैसिलिटी सिर्फ उनको मिलेगी जो इस सूची में शामिल है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम ये सूची देखते हैं
तो यह हमें 46 दिखाई पड़ती है। तो अगर अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातीय जनसंख्या की जनजातियों की संख्या है, तो 46। हाँ, इसी में हम आगे जाने वाले हैं कि ये अपडेट किया गया, क्योंकि बहुत सारी किताबों में यही लिखा जा रहा है, यही लिखा जा रहा है, यही लिखा जा रहा है। इसका अपडेट किया गया, और चूंकि 2003 में 3 जनजातियों को आउट कर दिया गया है ना, उन्होंने कहा मीना, कीर एंड पारधी, इसलिए यह संख्या 46 नहीं 43 है। क्योंकि इनके क्लास के आगे जो है निरसन निरसन कैंसल कैंसल शब्द लिख दिया गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 43 है। ठीक है ना। देखिए ये 43 छोटी बड़ी जितनी भी है वो सब है। किसी जनजातीय जनसंख्या का 3 आदमी भी मिले तो उसको भी लिख दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियों की संख्या कितनी है, तो वो 7। ठीक है ना, 7 वैल्यूबल ट्राइब है। बाकी टोटल तो जो है 43 है, लेकिन 7 कौन कौन सी है, क्योंकि इन्हीं की संस्कृति और पर हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा। भील, गोंड, बैगा, कोरकू, कोल, भारिया और सहारिया, है ना, सहरिया। ये 7 हो चुकी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखिए ये प्रमुख मानी गई है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियों की संख्या कितनी है, तो यह 7 है। ठीक है ना। देखिए इन जनजातियों के बीच में से कुछ जनजातियों को आदिम जनजाति भी माना गया है ना, और उनकी कुल संख्या भारत में कितनी है, 75, जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब कहते हैं, है ना। हालांकि ये नाम बदल दिया गया है, और ये नाम जो है वर्तमान में बदलकर है, हाँ, पीवीटी कर दिया गया है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में घुमंतु फुमंतु भी आ गया, इसलिए सब जानना भी बहुत जरूरी है। और इन 75 में से मध्य प्रदेश में 3 है। ये 3 कौन कौन है, तो बैगा, सहरिया और भारिया, है ना। देखिए ये पातालकोट में है। देखिए मानव शास्त्रियों ने लिखा है कि दुनिया के हजारों फीट ऊंचाई में रहने वाले तो बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन 1000 फुट नीचे रहने वाली एकमात्र विश्व की जनजाति भारिया है। नीचे नहीं रहते, पहाड़ों में तो रहते हैं बहुत सारी जनजातियां, लेकिन नीचे रहने में एकमात्र जिनको महारत हासिल है वो भारिया है, इसलिए ये अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी संस्कृति भी भूल गए हैं, इनको कुछ याद नहीं है। इनकी भाषा जो है वो भरनोटी रही है, लेकिन अब इनको कुछ भी पता नहीं कि हम कहां से आए कहां गए। इसलिए इनकी संस्कृति, इनकी साहित्य, इनकी परंपराएं लगभग शून्य हो गई है। इसलिए इनको जो है जंगलियों का भी जंगली कहा गया है ना, जंगलियों का जंगली। ये फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। देखिए ये प्रिमिटिव में भी सबसे ज्यादा प्रिमिटिव जो है भारिया है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों को देखकर भाग जाया करते थे। आप तो नहीं भागते है ना, मैं तो पानी पी के आया हूं, लेकिन ये किताब में लिखा है, क्योंकि डॉक्टर हीरालाल ने इनका स्टडी किया है और इनकी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है। देखिए सहरिया, जिसके बारे में हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम। बैगा, चक, डिलोरी,
है ना। और यह भी बहुत विचित्र टाइप की जनजाति है। एक तो कपड़े पहनना इनको पसंद ही नहीं, नंग धड़ंग रहते, लगभग टाइप का। दूसरी बात ये खेती नहीं करते, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस, इनका विश्वास है कि अगर हल चलाएंगे तो धरती माता का पेट फट जाएगा, इसलिए कुल्हाड़ी खेती करते हैं। और हर बैगा के कंधे पर कुल्हाड़ी रहे, ये शान समझते हैं। ये बहुत बड़े वीर होते हैं, चूहों का शिकार करते हैं। भैया एक बात बता दो, शेर का शिकार करना आसान है, चूहे का बहुत मुश्किल है। देखते ही भाग जाता है बिलों में। ये खोद के निकालते हैं, जब तक नहीं निकाल लेते ये चैन नहीं लेते। तो ये चूहों का शिकार करते हैं। तो अद्भुत है नहीं। ये अपने घर के जो दरवाजे होते हैं बहुत छोटा रखते हैं, बैठ कर या लेट के अंदर घुसते, है ना। तो इस तरीके की ये प्रिमिटिव है। कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिससे इनको हम पीछे मानेंगे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पर इनके विकास के लिए कुछ अभिकरण भी बनाए गए, जैसे बैगा विकास प्राधिकरण बनाया गया है, सहरिया विकास प्राधिकरण बनाया गया है, भारिया विकास प्राधिकरण बनाया गया है। और इनके लिए कहा गया है कि 8वीं पास हो जाओ, 4th क्लास नौकरी मिलेगी गारंटी के साथ। 10वीं पास हो जाओ, क्लर्क की नौकरी मिलेगी गारंटी के साथ। और ये वो भी नहीं पास होती, ये तो अभी भी चल रही है स्कीम। 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट लाओ, बैगा हो, 4th क्लास नौकरी मिल जाएगी बिना किसी औपचारिकता के। साथ में अगर आपने 10वीं किया है और ग्रेजुएट वगैरह हो तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। आओ सीधे जो, हाँ बिल्कुल, है ना, आओ सीधे जो है प्रोफेसर बनो, जाओ, पढ़ाना क्या कुछ है, जाओ उधर ही रहो, जाके चूहे का शिकार करो मस्त, ठीक है। तो देखिए ये फैक्ट भी हमें यहां से जो है याद रखना है। तो देखिए ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हम तथ्यात्मक पर पहले हम बात करेंगे। देखिए अभी कल बात करेंगे। एक तो जनसंख्या पर हम बात करने वाले हैं कि भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल कितनी है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी है, प्रतिशत क्या है, क्या उनका रेशो है, क्या डेंसिटी है, क्या उनका ग्रोथ रेट है। तो इसके जो फैक्ट है उनकी शुद्धता के साथ एक तो हम बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले हम कर लें, क्योंकि भौगोलिक वितरण लिखा हुआ है। साथ में जो है हम भारत में भी जो है जनजाति जो वितरित हैं तो उनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे अंडमान निकोबार, शोम्पेन, जारवा, ओंगे जैसी जो जनजातियां निवास करती हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनमें से बहुतों को पता भी है। तो अगर ये आ जाए तो हमारा विकेट चटक जाएगा। तो हमें ये भी डिफेंस खेलना है कि भाई कम से कम जो है ऐसी कोई चीज आए तो हम अपनी सुरक्षा तो कर लें, फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ने की हम तैयारी करें। तो आज क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।